गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज के पहले मोटिवेशन लाइन बोलता हूं दोस्तों, जो कि यह है, सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई कर लेता है। दोस्तों, एक देहड़ी पटरी पर रहने वाला गरीब भी मेहनत करता है, जो कि सुबह से शाम तक अपना खाने योग्य जितना पैसा होता है उतना कमाकर घर चला जाता है। लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट और बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति हमेशा अपना जीवन रोड से ही स्टार्ट करता है, लेकिन उसका जो मेहनत करने का तरीका होता है वह सही दिशा होती है, इसलिए वह एक दिन सफलता प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों, आज का एक पेचीदा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके समक्ष, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इस संरचना का स्रोत मैंने बनाया है NCERT बुक, साथ ही एक सवेंद्र सिंह की बुक चलती है फिजिकल ज्योग्राफी नाम से, उस बुक से मैंने सारा कंटेंट इकट्ठा किया है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, स्पेशल 11th और फर्स्ट ईयर के बच्चे, इसके साथ साथ रीट, पटवार और RAS प्री और मेंस वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूरा वर्णन ये वीडियो चाहे कितना भी बड़ा हो आपको ज़रूर अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। दोस्तों, एक PPT के माध्यम से। और इसमें सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आंतरिक संरचना के बारे में दुनिया के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम आपने यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अब स्थित जर्मनी देश, जहां पर एक कारा प्रायद्वीप पाया जाता है, और उस कारा प्रायद्वीप में एक खुदाई के द्वारा, छेदन क्रिया के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, जो कारा प्रायद्वीप जर्मनी में है, वहां पर लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक छेदन क्रिया के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोस्तों 12 किलोमीटर से नीचे नहीं जा पाए, इसलिए ये जो प्रयास था अनसक्सेसफुली रहा। दोस्तों, इसके अलावा एक अफ्रीका में आपने सुना होगा हीरे की खानें पाई जाती है, और अफ्रीका में हीरे की जो खान है, किम्बरले की खान, वहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर तक की गहराई से पदार्थ निकाला गया है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा पाए। इसके बाद में, और इसकी कुल जो गहराई मानी जाती है वो 6371 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की आंतरिक गहराई मानी जाती है, जहां तक अब तक कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं जुटा पाया है हमारा साइंस क्षेत्र। और इसके अलावा बात करूं तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके जो प्रमाण प्रस्तुत करे हैं हम लोगों ने, उस प्रमाण के अकॉर्डिंग दोस्तों, ये जो प्रमाण है उनके अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 भागों में डिवाइड किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमाणों को, जिनमें अप्रत्यक्ष प्रमाण में आता है घनत्व, दबाव और तापमान, और प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है भूकंप विज्ञान और ज्वालामुखी। दोस्तों, जो ज्वालामुखी प्रमाण है, इसको NCERT बुक ने अप्रत्यक्ष प्रमाण माना है, लेकिन मैंने जो वर्गीकरण किया है ये सुरेंद्र सिंह की बुक से किया है, और सुरेंद्र सिंह में घनत्व, दबाव और तापमान को अप्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान को माना है। इसके अलावा पृथ्वी की जो उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत थे, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। पहला सिद्धांत है ग्रहाणु परिकल्पना, और ग्रहाणु जो संकल्पना थी, इसका प्रतिपादन चैम्बरलिन और मोल्टन ने किया था। इसके अलावा ज्वारीय संकल्पना, जिसका प्रतिपादन जेम्स जिन्स ने किया था। दोस्तों, ज्वारीय संकल्पना का। इसके बाद में एक डायग्राम के थ्रू में आपको चैम्बरलिन तथा मोल्टन की जो ग्रहाणु संकल्पना है उसके बारे में कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, ऐसा कहा था चैम्बरलिन और मोल्टन ने, जो कि NCERT 11वीं क्लास की चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ के देखना दोस्तों, वहाँ पर चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना दी गई है, जिसका एक थ्योरी के रूप में लिखा गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये कहते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय कि ये सूर्य क्या प्राचीन समय में क्या हो रहा था, इसमें ये तारे के रूप में था, और इससे ये समान ही एक दूसरा तारा था। जब दोनों तारों के बीच में
आकर्षण शक्ति बढ़ी तो ग्रहों का निर्माण हुआ दोस्तों। दोनों तारों के बीच में जो आकर्षण शक्ति बढ़ी तो ग्रहों का या सूर्य और एक दूसरा सूर्य के समकक्ष कोई तारा था, दोनों में टकराहट होने से, दोनों में आपसी टकराहट के कारण हमारे पृथ्वी जैसे 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना ये कहती है कि जब सूर्य और उसके समान एक तारा था, दोनों में आपस में टकराहट हुई तो हमारी इस पृथ्वी जैसे 8 ग्रहों का निर्माण हुआ और जो छोटे छोटे खंड निकले बाहर उनसे उपग्रह और जिसके अलावा जो आपको उल्कापिंड वगैरह जो मिलते हैं आसमान में वो सभी मिले। इसके अलावा दूसरी जो परिकल्पना है, इससे हमें ये प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह एक ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो परिकल्पना थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय संकल्पना, और ज्वारीय संकल्पना का मतलब था दोस्तों सूर्य एक स्वतंत्र अवस्था में चमक रहा था और इसके समकक्ष एक दूसरे तारे के आकर्षण के कारण, दोनों के आकर्षण के कारण कुछ ग्रहों का निर्माण हुआ और वे ग्रह थे पृथ्वी। और जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह जिस प्रकार सूर्य का जो आंतरिक भाग हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार ये जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना कहती है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह भी ध्रुव अवस्था या लिक्विड फॉर्म में मिलती है, जो आपको संरचना में बताया गया है दोस्तों। ये है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना और इसके अनुसार ये कहा गया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह एक ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो अप्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण है घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन है दोस्तों। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन की बात करूं तो इसमें घनत्व आयतन में दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रमाण थे और अप्रत्यक्ष प्रमाणों में घनत्व जिसे डेंसिटी अंग्रेजी में कहा जाता है और द्रव्यमान जिसको आयतन, और इसके अलावा सुदूर संवेदी उपग्रह, इनके आधार पर भी हमने कुछ अनुमान लगाए हैं जिनके आधार पर अप्रत्यक्ष प्रमाणों के रूप में जो कि रिमोट सेंसिंग के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा पृथ्वी का घनत्व लगभग 5.517 जो कि सवेंद्र सिंह की पुस्तक में माना गया है 5.517। इसके अलावा पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जो चट्टानों से निर्मित है, जो परतदार चट्टानों से निर्मित है दोस्तों, उसका घनत्व जिसे हम क्रस्ट कहते हैं 2.75 से 3.00 घन सेंटीमीटर तक है दोस्तों, घन सेंटीमीटर तक है। इसके बाद की बात करूं तो तापमान के बारे में केल्विन ने आविष्कार किया था कि पृथ्वी का जो तापमान है 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ता है। जिसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हैं तो केल्विन ने यह आविष्कार किया था। अगर हम इस बात को माने तो 32 किलोमीटर की गहराई पर एक डिग्री बढ़ा तो एक मीटर की गहराई पर पता है आपको कितना बढ़ेगा, 1/32 सेंटीमीटर बढ़ेगा। और अगर हम बात करें 6400 किमी की जो कि लगभग हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गहराई मानी जाती है, तो उसको हम इसके जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो लगभग 2 लाख सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस प्रकार का नहीं है क्योंकि 2 लाख सेंटीग्रेड तो दुनिया में किसी का भी तापमान नहीं है। अगर हम सबसे ज़्यादा आयतन की बात करें, तापमान की बात करें, टंगस्टन का माना जाता है जो कि 3150 सेंटीमीटर है दोस्तों, जो कि 3150 सेंटीमीटर होता है। इससे अधिक इस पृथ्वी पर किसी भी पदार्थ का या पृथ्वी के अंदर इतना तापमान नहीं हो सकता। इसलिए तापमान को हम ये नहीं कह सकते कि गहराई बढ़ने पर। अब इसका डायग्राम आगे दिया गया है दोस्तों, और इस डायग्राम में समझाया गया है कि जो तापमान है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर की गहराई जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर तक गिर जाएगा। अगर 101 से 300 किलोमीटर गहराई तक जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर की कमी आएगी, प्रति किलोमीटर कमी आ जाएगी। और इसके अलावा हम 301 से आगे की बात करेंगे, केंद्र तक की बात करेंगे तो यह 1 सेंटीमीटर पर किलोमीटर की 1 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ेगा दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान में जो वृद्धि होती है, तापमान में जो वृद्धि होती है वह दोस्तों इस प्रकार जो तापमान की वृद्धि है वो
अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो तापमान में वृद्धि तो होती है, लेकिन वृद्धि दर में उत्तरोत्तर कमी आती है दोस्तों। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, कोटेशन दे दी जाती है आरएस प्री और आईएस प्री जैसे एग्जामों में कि क्या अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो जी हाँ, तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जो तापमान की वृद्धि दर है वह उत्तरोत्तर कम हो जाती है, जो कि आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की गति से वृद्धि होती है और 300 किलोमीटर तक 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। और अगर हम 300 से नीचे बात करेंगे तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर किलोमीटर की दर से गिरती है दोस्तों। इसके बाद की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण और दबाव भी। अप्रत्यक्ष प्रमाणों में एक दबाव प्रमाण था, और जो दबाव प्रमाण था दोस्तों, दबाव प्रमाण वो होता है जब हम पृथ्वी के दबाव प्रमाण का मतलब है जब हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएंगे तो जो दबाव बढ़ेगा तो चट्टानें सिकुड़ जाएगी और ठोस रूप धारण कर लेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो नीपे है वो हमेशा दबाव होने के कारण ठोस अवस्था में पाया जाना चाहिए, जो निकल और पेरिस बन गया है। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, एनसीईआरटी अप्रत्यक्ष प्रमाण मानती है ज्वालामुखी को। इसमें 6371 किलोमीटर तक की जो गहराई है वहाँ तक का मापा जाता है। गहराई तो 6371 किलोमीटर है, लेकिन जो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं उनसे हमें 750 किलोमीटर की गहराई तक का भाग का पता चला है, क्योंकि 200 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के बीच में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दुर्बलता मंडल या मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है वहाँ पर गैसीय अवस्था में लावा या मैग्मा भरा हुआ है, जो कि एक नलिका के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से पृथ्वी के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। इसलिए 750 किलोमीटर तक हमें ज्वालामुखी उद्गारों से पता चला है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो भूकंप विज्ञान को अंग्रेजी में सीस्मोग्राफी कहा जाता है, सीस्मोग्राफ कहा जाता है दोस्तों। 3 प्रकार की भूकंप तरंगे होती है, जो हम अगले चित्र में पढ़ेंगे दोस्तों। जब भूकंप आता है तो उस वक्त एक जो भूकंप जहाँ पर बनता है पृथ्वी के अंदर, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप मूल कहा जाता है दोस्तों। भूकंप मूल से तीन प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है। सबसे पहले पी तरंगे उत्पन्न होती है, पी लहर उत्पन्न होती है। पी लहर एक ऐसी लहर होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। उसके बाद में और सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। उसके अलावा एस तरंगे प्राथमिक तरंगे जब धरातल पर पहुंच जाती है, जिसे एपिसेंटर कहा जाता है, अधि केंद्र कहा जाता है। उस अधि केंद्र पर जब पी तरंगे पहुंच जाती है, उसके बाद एस तरंगे उत्पन्न होती है, और एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है दोस्तों। इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, एस तरंगों को। और एस तरंगों की जब धरातल पर पहुंच जाती है पी और एस दोनों, उस वक्त धरातल के ऊपरी भाग जहाँ परतदार चट्टानें पाई जाती है वहाँ पर ऊर्ध्वाधर, वहाँ पर समानांतर रूप में कुछ विनाशकारी चट्टानें उत्पन्न होती है, जिन्हें एल तरंगे कहा जाता है दोस्तों। जो एल तरंगे हैं ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती है। आगे इन तरंगों के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा की जा रही है दोस्तों, और वो चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आपको यहाँ पर भूकंप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जा रहा है, आपके यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी क्लियर की जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहें दोस्तों। जो पी तरंगे हैं दोस्तों, वो प्राथमिक तरंगे भी कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहलाती है दोस्तों। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी भूकंपीय तरंगों कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा पी तरंगों को। पी तरंगों की गति होती है दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर, और पी तरंगों का जो व्यवहार होता है वो ध्वनि तरंगों के समान होता है, इसलिए पी तरंगों को ध्वनि तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा किसी भी माध्यम प्रभावित ठोस, द्रव और गैस माध्यम में प्रभावित हो सकती है। ये किसी भी माध्यम में प्रभावित हो सकती है पी तरंगे दोस्तों, किसी भी माध्यम में प्रभावित हो सकती है पी तरंगे। उसके बाद की बात करूँ तो पी तरंगे, आपको चित्र दिखाया गया है पी तरंगों का, और इस चित्र में आप देख सकते हो कि प्रत्येक माध्यम में एपिसेंटर से किस प्रकार तरंगों का बिखराव होता है, और धरातल का जो मूल केंद्र जो एपिसेंटर होता है वहाँ तक पहुँचती है पी तरंगे सबसे पहले पहुँचती है। और इनका जो वृष्टि छाया क्षेत्र भी होता है दोस्तों, 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, वह पी तरंगों के लिए
वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो इसके बाद में एस तरंगों का वर्णन दिया गया है। एस तरंगों का जो वर्णन है इसके बारे में चर्चा करूं तो एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है और गौण तरंगे भी कहा जाता है। एस तरंगों को द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है और गौण तरंग भी कहा जाता है दोस्तों। जो एस तरंगे हैं उनकी गति 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश तरंगों के समान गति करती है, वो ध्वनि तरंगों के समान थी पी तरंगे, और जो एस तरंगे हैं वो प्रकाश तरंगों के समान गति करती है, जिन्हें प्रकाश तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। केवल ठोस माध्यम से प्रभावित हो सकती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल ठोस माध्यम से प्रभावित हो सकती है और द्रव माध्यम से विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ये तरंगे द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती है और इनका डायग्राम देख सकते हो आप। जहाँ जहाँ विलुप्त होती है 103 से 103 डिग्री के बीच में, उसे इसका वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। पी तरंगे आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू पी तरंगे किस प्रकार से चलती है ये देख लो दोस्तों। चलती तो दोनों ही धरातल के समानांतर है तीनों ही, लेकिन जो पी तरंगे हैं वो ऊपर से नीचे तक चलती है। उसके बाद में एस तरंगे कहीं पर ऊपर तक चली जाती है, ठोस भागों में ऊपर तक, और फिर वापस से नीचे चली जाती है, परतदार चट्टानों से वापस नीचे गति कर जाती है। और जो आपकी एल तरंगे हैं ये धरातल के बिल्कुल कुछ समानांतर चलती है और ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती है। आपको इनकी गति भी दिखाई गई है यहाँ पर डायग्राम में। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो एल तरंगे, सतही तरंगे, लव तरंगे या विनाशकारी तरंगे दोस्तों। तीसरी तरंग होती है एल तरंग। एल तरंग को कहा जाता है दोस्तों लव तरंग भी कहा जाता है, लव तरंग भी कहा जाता है, विनाशकारी तरंग भी कहा जाता है और सतही तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतह के पास चलती है। और लव तरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एच.डी. लव ने इन तरंगों का आविष्कार किया था। एच.डी. लव ने इन तरंगों का आविष्कार किया था। अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहा जाता है, विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है, लव तरंगे भी कहा जाता है, सतही तरंगे भी कहा जाता है। इसके बाद की बात करूँ, केवल पृथ्वी की उत्पत्ति सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है तरंगे? केवल पृथ्वी की उत्पत्ति सतह पर पाई जाती है और इनकी गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये तरंगे जो धरातलीय तरंगे हैं, गैस, ठोस और द्रव तीनों माध्यमों में चल सकती है दोस्तों। उसके बाद की बात करूँ आपके समक्ष तो मैंने एक और कुछ तरंगे जो कि गौण तरंगे कहलाती है, जो कि बाद में आविष्कृत की गई, उनका नाम और उनकी साइंटिस्ट जिसने खोजा था उनका नाम भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एक भूकंप वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहें। जो भूकंप तरंगे हैं इनकी पीएस और एल तरंगों के अलावा पीएस तरंगों की खोज यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। ओल्ड हल ने की थी दोस्तों। और ओल्ड हल ने जो खोज की थी पी तरंगे एस तरंगे, इसने कहा था कि जब पी तरंगे और एस तरंगे धरातल के ऊपर जाती है, प्रतदार चट्टानों से टकराकर वापस मुड़ जाती है, इसलिए इन तरंगों को पी तरंग और एस तरंग कहा है। इसकी खोज किसने की थी? पी और एस की खोज ओल्ड हल ने की थी। इसके बाद में पीजी और पीएस तरंगों की खोज की गई। पीजी और एसजी तरंगों की खोज की जेफ्रीज के द्वारा। पी और एस तरंगों की खोज तो ओल्ड हल के द्वारा की गई। पीजी और एसजी तरंगों की खोज 1909 के आसपास जेफ्रीज ने की। और इसके बाद में जो पीजी और एसजी तरंगे हैं ये दोस्तों धरातल का जो प्रतदार चट्टानें हैं वहाँ से वापस मुड़ जाती है। आपको यहाँ पर संरचना बिल्कुल दिखाई गई है पीजी तरंगों और एसजी तरंगों की। पीजी तरंगों और एसजी तरंगों की खोज किसने करी थी? इन्होंने करी थी जेफ्रीज ने। और पी स्टार और एस स्टार जब ये तरंगे वापस से धरातल प्रकट होती है, एक बार तो वापस मुड़ जाती है प्रतदार चट्टानों से होकर के। आपको विदित होगा कि प्रतदार चट्टानें जो अवसाद्य निर्मित चट्टान पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट, वहाँ से वापस मुड़ जाती है, लेकिन फिर वापस से ये मुड़ करके वापस आती है। उन तरंगों को पी स्टार और एस स्टार के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो खोज की गई कोनरोड ने की थी। पी स्टार और एस स्टार की खोज कोनरोड नामक साइंटिस्ट ने की थी दोस्तों। यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम के द्वारा आपको पी एस तरंगे जिसकी खोज ओल्ड हल ने की थी और पी जी एस जी तरंगे जिनकी खोज जेफ्रीज ने की थी, पी स्टार एस स्टार तरंगे जिनकी खोज कोनरोड ने की थी दोस्तों। उसके बाद की बात करूँ
पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके 3 वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं अब तक। पहला वर्गीकरण स्वेस महोदय ने किया था, दूसरा वर्गीकरण डेली महोदय ने किया था, और तीसरा वर्गीकरण IUGG नामक संस्था ने किया था। IUGG नामक संस्था की फुल फॉर्म की बात करूं तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफोलॉजी, जिसे भूतापीय एवं भूतापीय या भूभौतिकी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। भूतापीय या भूभौतिकी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी यानी भूमापी या भूभौतिकी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ IUGG संगठन कहा जाता है, जिसके द्वारा अभिनव मत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो सिल्ड किसे कहा जाता है, तो सिल्ड जो प्राचीन समय में सबसे पहले जो पृथ्वी के बागटोस रूप में अवतरित हुए, यानी कि जो ग्रहण परिकल्पना के द्वारा पृथ्वी एक द्रव अवस्था में थी, जब वो द्रव अवस्था थोड़ी थोड़ी ठोस अवस्था में बदली, और उस वक्त जो ठोस अवस्था में बदला हुआ जो प्राकृतिक भूखंड है उसको सिल्ड कहा जाता है। लेकिन कालांतर में वहाँ पर वलन या फिर अप्रदन या फिर अपक्षय की क्रियाओं के द्वारा वहाँ से जो चट्टानें अपक्षय, अप्रदन और निक्षेपण की क्रियाओं के द्वारा सिल्ड टूट कर धरातल का रूप बढ़ता गया। उस जो सिल्ड आज भी प्राचीन अवस्था के रूप में उपलब्ध है उन्हें सिल्ड कहा जाता है। जो महाद्वीपों के प्राचीन भूखंड है जैसे कि कनाडियन सिल्ड है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, वो टूट करके महासागरों के ऊपर महाद्वीपों का जमाव हो गया और महाद्वीप लगातार बढ़ते रहे। लेकिन अब फिर कंडीशन बदल रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों का आकार बढ़ जाएगा और फ्योर्ड तट जैसा आपने आकृति सुनी होगी वो बढ़ जाएंगी, जो कि पहले सिल्ड टूट करके महाद्वीप बने थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण भूगर्भ का जो तापमान बढ़ रहा है, भूपर्वत का तापमान बढ़ रहा है, उस वजह से समुद्रों का स्तर बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ेगा, तो पृथ्वी का जो स्थलमंडल है उसका आकार उत्तरोत्तर घटता चला जाएगा। इसके बाद की बात करूं तो स्वेस का वर्गीकरण आपको विदित होगा कि स्वेस ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा था। पहला SiAl सियाल जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, दूसरा SiMa सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, और तीसरा परत बताई उसने NiFe जो कि निफे या निकल और फेरस से बनी है। अगर बात करूं तो इसमें जो इसकी जो गहराई है उसको हम आगे के दूसरे वर्गीकरण में पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इतना याद रखो, सियाल, सीमा और निपे में बांटा था। उसके बाद की बात करूं तो डेली का वर्गीकरण, और जो डेली का वर्गीकरण प्रस्तुत किया डेली महोदय ने, उस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग इसकी इसने जो परतदार संरचना है पृथ्वी के ऊपरी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे स्वेस महोदय ने सियाल कहा था, उसको इसने स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कहा था। दोस्तों स्थलमंडल भी आ सकता है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्पेयर या लिथोस्फीयर या फिर स्थलमंडल कहा जाता है, जो कि परतदार चट्टानों से निर्मित है, जो कि परतदार अवसादी चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय अवसादी और कायांतरित। अवसादी चट्टानों परतदार चट्टानें होती है, इसलिए जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट है ऊपरी, उसको स्थलमंडल कहा जाता है या लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसे डेली महोदय ने दुर्बलता मंडल कहा है, और जो दुर्बलता मंडल स्थलमंडल कहा है, लिथोस्फीयर कहा है, जिसमें जो घनत्व होता है वो 2.7 से 2.99 घन सेंटीमीटर तक होता है। इसके बाद में दूसरा बताया इन्होंने दूसरा बताया दुर्बलता मंडल को एस्टोस्फीयर कहा है दुर्बलता मंडल को, और इसका घनत्व है 3.3 से 4.5 घन सेंटीमीटर तक। तीसरी परत इसने मध्य मंडल बताया था, और यहाँ का घनत्व 4.5 से 7 घन सेंटीमीटर तक बताया था, और इसे मीजोस्फीयर कहा था। और इसके बाद में लास्ट में बहिर्स्फीयर कहा था, बहिर्स्फीयर या बेरोस्फीयर भी कहा है इसने, बहिर्स्फीयर या बेरोस्फीयर भी कहा है, जो 8.11 से 13 घन सेंटीमीटर जो कि पृथ्वी का आंतरिक घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.7 से 2.9 घन सेंटीमीटर, और आंतरिक जो बेरोस्फीयर कहा है जिसको डेली ने, उसका घनत्व 8.11 से 11.13 के बीच में बताया, 8.11 से 11.3 तक बताया गया है। इस प्रकार डेली महोदय का जो वर्गीकरण है, इसमें
स्थल मंडल लिथोस्फीयर, दुर्बलता मंडल इसके जस्ट नीचे, उसको एस्टोस्फीयर कहा है, और मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर कहा है। इसके अलावा बेरोस्फीयर लास्ट का जो 4 परतों में बांटा था, चारों परतों का क्रम भी पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, ये 3 मंडल बताए थे दोस्तों। बेरीस्फीयर बताया था। इसके बाद की बात करूं तो अंत में जो वर्गीकरण है वह अभिनव मत या IUGG जो संस्था है इसके द्वारा, जिसे अभिनव मत के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कुछ प्रश्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको 11th की पुस्तक में भी मिल जाएगा। 11th पुस्तक में आपको सियाल, सीमा और निपेश का वर्गीकरण मिलेगा स्पेशल, और इसके बारे में थोड़ा बहुत ये दिया हुआ है। क्रस्ट और मेंटल और कोर के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन मिल जाएगा। वहाँ पर कुछ डेटाज दिए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। वहीं से ये डेटा कलेक्ट किए गए हैं दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूले, क्योंकि इसमें जो ये अंतिम स्लाइड है यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें अगर आपको विदित होगा तो इसने पहले 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट की गहराई इन्होंने मानी है दोस्तों 5 से 30 किलोमीटर क्रस्ट की गहराई मानी है। 5 तो महासागरों पर और 30 महाद्वीपों पर। 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक इन्होंने क्या माना है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने माना है ऊपरी मेंटल, और 700 किलोमीटर तक निचला मेंटल। और जो इस यहाँ पर 200 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल माना है, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर ऊपरी मेंटल माना है, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर निचला मेंटल माना है। इसके बाद में 2900 से 5150 किलोमीटर तक इन्होंने बाह्य कोड माना है, और 5150 से 6371 किलोमीटर इन्होंने आंतरिक कोड माना है दोस्तों। यहाँ पर एक बार और, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, भूकंप के साक्ष्यों के आधार पर, भूकंप तरंग साक्ष्य आधार पर इन्होंने 3 परतों में बांटा। पहली क्रस्ट थी, दूसरी मेंटल थी, और तीसरी कोर में बांटा। फिर समय समय पर क्रस्ट मेंटल कोर की खोज किसने करी, क्रस्ट को और मेंटल को अलग किया था मोहरविकिक नामक साइंटिस्ट ने किया था। मोहरविकिक नामक चोक्रोपियर ने किया था। और इन मोहरविकिक ने कहा था कि जो क्रस्ट है, जो ऊपरी क्रस्ट है, जिसकी गहराई इसने मानी है, जिसकी गहराई इन्होंने मानी है 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ उसके नीचे ध्रुव अवस्था में आ जाती है, और वहाँ पर तरंगों की गति, जो पी तरंगें हैं, वो स्पीड से गति करती है। इसलिए इसे मोहरविकिक असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एक खोज करी इन्होंने, फिर दूसरे वैज्ञानिक ने करी, इनका नाम था गुटेनबर्ग असंबंधता। और गुटेनबर्ग जो असंबंधता है उसकी गहराई, उन्होंने गहराई मानी है 2900 किलोमीटर तक। तो जो 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो गुटेनबर्ग ने मानी है। और 2900 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको मेंटल कहा है गुटेनबर्ग ने, मेंटल। और जो नीचे पार्ट है 2900 किलोमीटर नीचे, वो बिल्कुल ठोस बताया है गुटेनबर्ग ने। और जो नीचे का पार्ट है उसको इन्होंने नीपे कहा है, या फिर उसको क्रस्ट मेंटल कोर कहा है दोस्तों, कोर कहा है। नीपे तो किसने कहा था, स्विस मोदे ने कहा था। किसने कहा, मोहरविकिक और गुटेनबर्ग ने इनको अलग कर दिया। इसके अलावा इसमें कुछ फिर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी खोजी गई, फिर असंबद्धताएं खोजी गई, जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में जो अंतर खोजा गया, जो लेयर खोजी गई नहीं, उस लेयर को कोनार्ड ने खोजा था, इसलिए उसको कोनार्ड असंबद्धता कहा जाता है। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो अंतर, जो एक लेयर खोजी गई ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, इन्होंने कहा कि ऊपरी मेंटल तो क्या है, पूरी तरह ध्रुव अवस्था में है, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं। आपको विदित होगा कि 200 से 750 मीटर की गहराई तक ज्वालामुखी उद्गार से पता चल चुका है। इसलिए जो ऊपरी मेंटल है, यहाँ पर लावा मैग्मा भंडारों के रूप में पाया जाता है। और वह लावा क्या होता है, कभी कभी नलिकाओं के माध्यम से एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर आता है। इसकी खोज किसने करी दोस्तों, इसकी खोज करी थी रेपेडी महोदय ने। और जो रेपेटी महोदय ने खोज करी उसको रेपेटी असंबंधता कहा जाता है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बारे में। फिर रेपेटी ने कहा कि ये टोस है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार याद रखना दोस्तों ऊपरी मेंटल से होते हैं, जिसकी गहराई 200 से 700 किलोमीटर तक मानी जाती है। 200 से 700 किलोमीटर जो गहराई है उसको ऊपरी मेंटल कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में अंतर किसने किया था, रेपेटी मोदी ने किया था, इसलिए इसे रेपेटी असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद में जो तीसरा
और अंतिम जो क्रोड है उस क्रोड को गुटेनबर्ग ने खोजा था, क्रोड के नीचे पूरा इसने टोस बताया था। लेकिन एक लेहमैन नामक एक साइंटिस्ट हुआ और लेहमैन ने एक असंबद्धता खोजी कि जो आंतरिक कोड है और बाह्य कोड, इन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। 5100 किलोमीटर से गहराई से नीचे तो ज़्यादा अधिक घनत्व के कारण वहां पर चट्टानें ध्रुव रूप में पाई जाती है। लेहमैन ने कहा कि जो लास्ट का कोड है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 6371 किलोमीटर का, वो तो एक ध्रुव अवस्था में है दोस्तों, पूरी तरह ठोस नहीं है। जबकि जो ऊपरी कोड है वो पूरी बाह्य कोड है, वो पूरी तरह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये लेहमैन ने इनको अलग किया, इसलिए लेहमैन असमता कहा जाता है दोस्तों। इनको इन चारों पांचों असमताओं को आप क्रम में याद कर लेना। सबसे पहले कोनार्ड असमता आती है जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है, और उसके बाद में मोहरविकी की असमता आती है जो कोर और मेंटल को अलग करती है। फिर आती है दोस्तों रेपिटी असमता जो कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। फिर आती है गुटेनबर्ग असमता जो मेंटल और कोर को अलग करेगी। और फिर आती है लेहमैन असमता जो कि बाह्य कोड और आंतरिक कोड को अलग करेगी दोस्तों। इनकी गहराई ध्यान से याद कर लेना। इस डायग्राम को दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले देख के चला जाना। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से आपका रीट की परीक्षा दे लेना, पटवारी की दे लेना, या फिर RS प्री या RS मेंस या फिर IS तक के एग्जामों के लिए आपको दोस्तों ये जो डायग्राम है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। और अंत में इसी डायग्राम के साथ आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा दोस्तों। मैंने आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया है दोस्तों। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका मैंने एक तो डेली की आपको क्या क्या बताया है दोस्तों, एक बार रिवीजन करके दिखाऊं तो आपको मैंने दोस्तों सारी चीज़ें बताई है, जो उनका रिवीजन एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करना मैं कंपलसरी समझता हूं। क्योंकि दोस्तों जो आज का वीडियो है ये हो सकता है आपके जीवन में हमेशा काम में आए। क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट के द्वारा चीज़ों को समझना एक महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे पहले दोस्तों हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्रयास जर्मनी में एक छेदन क्रिया के द्वारा किया गया, और वो छेदन क्रिया के द्वारा 12 किलोमीटर गहराई तक खोज की गई, लेकिन वो असक्सेस रही। फिर किम्बरले की खान अफ्रीका में छेदन क्रिया की गई जहाँ पर 6 किलोमीटर गहराई तक, लेकिन वास्तविकता 6371 किलोमीटर की है दोस्तों। इसके बाद पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अप्रत्यक्ष में आता है घनत्व, दबाव और तापमान, और प्रत्यक्ष में आते हैं ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान। लेकिन ज्वालामुखी को NCERT क्या मानती है दोस्तों? अप्रत्यक्ष प्रमाण मानती है। इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं, ग्रहाणु और चेम्बरलिन परिकल्पना, जो कि जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, मोल्टन और चेम्बरलिन ने दी है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जिन्स ने दी है। फिर चेम्बरलिन तथा मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना का चित्र पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा जेम्स जिन्स की ज्वारीय संकल्पना और इसका चित्र पढ़ा दोस्तों। चित्र से आप समझ सकते हो। फिर दोस्तों हमने पढ़ा घनत्व और द्रव्यमान से किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी के आंतरिक औसत घनत्व 5.517 घन सेंटीमीटर है दोस्तों। इसके अलावा इसका जो ऊपरी क्रस्ट है, जो परतदार संरचना बनी हुई है, जिनके महाद्वीप और महासागर कहते हो आप, उसका घनत्व 2.75 से 3.00 घन सेंटीमीटर है। उसके बाद की बात करूं, तापमान का आविष्कार केल्विन ने किया था, और 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे उस तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि तो होगी, लेकिन वृद्धि दर में कमी आ जाएगी। और वृद्धि दर में कमी कैसे आएगी दोस्तों, वो आप इस डायग्राम समझो। 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 सेंटीमीटर पर किलोमीटर गिर जाता है, जबकि 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर गिरता है। और इसके बाद में 300 से नीचे जो गहराई वहाँ पर 1 डिग्री प्रति सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर गिरता है। इसके अलावा आपने ज्वालामुखी की जो उद्गार होते हैं उनसे जो पता लगाया है वो 750 किलोमीटर गहराई तक पता लगाया है। उसके बाद में भूकंप विज्ञान की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, 3 प्रकार की भूकंप तरंगे मानी गई है। पहली तरंगे पी तरंगे जिसे प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, और दूसरी तरंगे एस तरंगे जिन्हें द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे कहा जाता है, और तीसरी तरंगे जो कि धरातल के समानांतर और लास्ट में चलती है उन्हें एल तरंगे या विनाशकारी तरंगे कहा जाता है। उसके बाद में पी तरंगों का वर्णन पढ़ा था हमने। इनकी गति इनका नाम प्राथमिक तरंगे, इसके अलावा अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसके अलावा इनकी गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इनका व्यवहार ध्वनि तरंगों के समान होता है। फिर
किसी भी माध्यम से प्रभावित हो सकती है, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा पी तरंगों के बाद में पी तरंगों का वृष्टि छाया क्षेत्र देखा, जो कि 103 से 143 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद में हमने देखा एस तरंगों के बारे में हमने पढ़ा। 5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है। इनके उपनाम होते हैं गौण तरंगे भी कह सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कह सकते हैं, द्वितीय तरंगे भी कह सकते हैं। प्रकाश तरंगों के समान गति करती है। इसके अलावा केवल ठोस माध्यम से प्रभावित होती है ये तरंगे, और ध्रुव माध्यम में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में हमने एस तरंगों के बारे में पढ़ा। एस तरंगों, पी तरंगों और एल तरंगों की जो गति होती है उसके बारे में पढ़ा हमने। और उसके बाद में हमने दोस्तों एल तरंगों के बारे में विज्ञान पढ़ा, जिनकी खोज HD लव ने किया था। इसे लव तरंगी भी कहा जाता है, सतही तरंगी भी कहा जाता है, विनाशकारी तरंगी भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष तरंगी भी कहा जाता है। केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है ये तरंगे। 3.4 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है ये तरंग। इनकी गति 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। गैस और ठोस और द्रव तीनों से चल सकती है एल तरंगे भी दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा कुछ तरंगों की खोज, जो कि पी और एस तरंगों की खोज ओल्ड हल ने की थी। इसके अलावा पीजी और एसजी तरंगों की खोज जेफ्रीज ने की थी। इसके अलावा पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज कॉनरोड ने की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके स्वेस के अनुसार, फिर उसके बाद डेली के अनुसार, फिर IUGG संस्था के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी इसके अनुसार जो महाद्वीप और महासागर का जो प्राचीन भूखंड है महाद्वीपों के, उन्हें शील्ड कहा जाता है, जैसे कनाडियन शील्ड। उसके बाद में उन्हें स्वेस का वर्गीकरण पढ़ा। स्वेस ने सियाल, सीमा और निकेत 3 बताई है। सियाल सिलिका एल्यूमिनियम से बनी है, सीमा सिलिका मैग्नीशियम से बना है, और निपे निकल और फेरस से बना है। उसके बाद में हमने डेली का वर्गीकरण पढ़ा, और डेली के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग हमने क्या किया दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 पार्टों में बांटा। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर और एस्टोमंडल, जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, मीसोस्फीयर, जिसे मध्य मंडल कहा जाता है, और बेरोस्फीयर 4 भागों में बांटा था, और इनका घनत्व भी देखा। उसके बाद में अंत में दोस्तों हमने देखा, जो कि अभिनव मत भी कहते हैं, IUGG संस्था ने दिया है, और इस मत के अनुसार 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक तो पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, जिसे कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा। उसके बाद मोहरविक असंबद्धता पड़ी, जिसमें क्रस्ट और मेंटल को अलग किया गया, जिसकी गहराई 200 किलोमीटर माना। और फिर एक असमता है रेपेटी असमता, जिसमें ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग किया गया। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल की जो अंतर है वो है 200-700 ऊपरी मेंटल और 700 से 2900 निचला मेंटल। फिर उसके बाद में गुटेनबर्ग असमता आई, जिसने क्रोड और मेंटल को अलग किया गुटेनबर्ग असमता ने। और लास्ट में लेमन असमता पड़ी, जिसने कोर और आंतरिक और बाह्य कोर को अलग अलग किया। 5150 किलोमीटर 2900 से 5150 किलोमीटर तक तो ऊपरी कोर, और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर। दोस्तों इस प्रकार हमने आज के वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद स्पेशल 11th क्लास के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, इसके अलावा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो स्पेशल RAS प्री, मेंस और IAS प्री तक के एग्जामों के लिए आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा दोस्तों। अंत में आपको यही सलाह कि दोस्तों ज़रूरतमंद तक जरूर पहुंचाना, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।